जनवरी 1927 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कानून पेश किया जाता है। हालांकि इसकी स्थापना 1934 के एक्ट के बाद 1935 में होगी और आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को वास्तव में फंक्शन करने लगेगा। लेकिन इसी बीच में 1929 में विश्वव्यापी मंदी ने बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और यहां पर यह चर्चाएं होने लगी कि क्यों ना एक केंद्रीय स्तर पर एक बैंक बनाया जाए और उसे कुछ अधिनियम के द्वारा अधिकार दें और जिसके तहत हम बैंकों को मैनेज कर सकें। तो अब आप देख लीजिए, ये 1927 में जो व्यवस्था बनाई गई थी वो ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन इसे हवा जो दिया गया वो 1929 में की मंदी ने दिया और इसी के बाद सेंट्रल स्तर पर एक बैंक बनाने की स्थापना की जाने लगी। और ये बैंक कौन सा होगा? आरबीआई होगा और इस बैंक के लिए एक एक्ट पास होगा 1934 में और 1934 के एक्ट के प्रोविजंस के तहत 1935 में आरबीआई फंक्शन करना शुरू कर देगा और आरबीआई को कुछ कानून भी दिए जाएंगे या अधिनियम के तहत एक व्यापक बैंकिंग अधिनियम जो है वो भी दिया जाएगा ताकि ये बैंकों को रेगुलेट कर सके, व्यवस्थित कर सके। तो मार्च 1934 में हम देखते हैं कि अधिनियम जो है वो एक आता है एंड फाइनली 1 अप्रैल 1935 को हमारे बैंक की रोमांचक और गौरवशाली यात्रा की शुरुआत हो जाती है। ये बैंक कोई और नहीं, ये हमारा है आरबीआई बैंक। The 1st April 1935 that is the starting of the RBI और इस तरीके से आरबीआई काम करना शुरू कर देता है। लेकिन रेगुलेशन एक्ट यहां पर पास नहीं हो पाता। आरबीआई तो बन चुका है लेकिन वो किस नियम या किस व्यवस्था के तहत अन्य बैंकों को रेगुलेट करेगा? क्या वो एक्ट आया? नो। और यहां पर इस एक्ट के अभाव में ये व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं चल पाती और इसी चीज को रेगुलेट किया जाएगा आने वाले समय में। इसे हम आगे देखेंगे। 1939 से 1945 का समय वर्ल्ड वॉर का होता है, लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक जो है अब वो सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक धन लगाना शुरू कर देती है और उनकी नगद रखने की सीमा भी बढ़ा दी जाती है। अब आप देख रहे हैं कि बैंकों का डेवलपमेंट इस दौरान हो रहा है या व्यवस्थाएं कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं और इन व्यवस्थाओं को कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए रेगुलेट करना होगा और रेगुलेट करने के लिए आपको एक्ट की आवश्यकता है। और यहां पर जो एक्ट पारित नहीं हो पाया था वो एक्ट इसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा और हम देखते हैं 1 जनवरी 1949 को इस रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था की जाती है या हम ऐसे कह सकते हैं कि बैंकों के रेगुलेशन एक्ट 1 जनवरी 1949 को पावर दिए जाएंगे आरबीआई को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाएगा। और अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया जा रहा है? ताकि वो इस अधिनियम के द्वारा अन्य बैंकों को ऑब्जर्व कर सके। अन्य बैंक मतलब आरबीआई के अंतर्गत आने वाले बैंक। आरबीआई के अंतर्गत आने वाले बैंकों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे पावर अब आरबीआई को दे दिए गए हैं। तो 1 जनवरी 1949 का वो समय है जब पावरफुल बना दिया गया है आरबीआई को एक अधिनियम को पास कराकर। अब आरबीआई इन अनुसूचित बैंकों को निरीक्षण कर सकता है। अब ये अनुसूचित बैंक कौन से हैं? शेड्यूल्स बैंक कौन से हैं? देखिए क्या है कि आरबीआई का जो एक्ट है वो 1934 में बनाया गया और इस 1934 की एक्ट की धाराओं को जो पालन करते हैं या उन सेक्शंस को वो पालन करते हैं उन्हें कहा जाता है शेड्यूल बैंक या अनुसूचित बैंक। ठीक है, तो इस तरीके से ये वो बैंक हैं जो इनके नियमों का पालन करते हैं जो 1934 के एक्ट में बताए गए हैं और उन्हें अनुसूचित बैंक दिए गए हैं। और यदि आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आरबीआई के नियमों के हिसाब से चलना होगा। जो आरबीआई गाइडलाइन देता है वही इन अनुसूचित बैंकों को फॉलो करना होगा। ये है व्यवस्था इस एक्ट के तहत। 1 जनवरी 1955 को ग्रामीण क्षेत्र में या हम कह सकते हैं बैंकिंग व्यवस्था को और लोगों तक पहुंचाने के लिए, वास्ट करने के लिए इंपीरियल बैंक जो 1921 में बना था उस 1921 के इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इस तहत हम देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हो जाती है। तो 1955 1 जुलाई को इंपीरियल बैंक जो कि 3 बैंकों के मर्जर से बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास, जो 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों के मर्जर से बना था 1921 में, अब वो 1955 में
एसबीआई के रूप में काम करना शुरू करेगा। इस तरीके से एसबीआई की शुरुआत हो जाती है और एसबीआई की इस व्यवस्था को और अच्छी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए 7 सहयोगी बैंक की स्थापना की जाती है और ये 1959 में की जाती है, जिसमें आप सहयोगी बैंक देखेंगे बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ये सारे के सारे एसबीआई के सहयोगी बैंक हैं। आगे चलकर मतलब हम आने वाले समय में जब देखते हैं कि 1959 में तो इनको अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन आगे चलकर इन सारे बैंकों को मर्ज कर एसबीआई ही कहा जाएगा। इस तरीके से बैंकों के विकास का क्रम हम देख रहे हैं और यह क्रम पहुंच चुका है 1969, 14 जुलाई। 14 जुलाई वो खास दिन है जिस दिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन विश्व इतिहास की बहुत ही खास घटना है। मैं इस घटना का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 14 जुलाई को ही बैंक में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, या यूं कहें कि बैंकों के नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत 14 जुलाई 1969 को ही, जब 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसे 19 जुलाई 1969 को एग्जीक्यूट कर दिया गया और 50 करोड़ से अधिक पूंजी वाले बैंकों को मर्ज कर दिया गया, नेशनलाइज बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। ये 14 बैंक जो हैं इनको राष्ट्रीयकरण में लाने का उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत लाना। वास्तव में शुरुआत के समय ये बैंक जो है विशेष घरानों से ही संबंधित है या विशेष परिवार से ही संबंधित थे। केवल खास वर्ग के लोगों को ही इन बैंकों की सुविधाओं को उपयोग करने का मौका मिल पाता था, क्या ग्रामीण क्षेत्र या निचले वर्ग को नहीं। तो इसीलिए आर्थिक विकास की मुख्य धारा में उन निचले दबे लोगों को लाने के लिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है। और ये 14 बैंक कौन कौन से, तो उनके नाम भी हम देख लेते हैं। इलाहाबाद बैंक याद करिए, जिसमें हम देखते हैं 1860 के बाद जो संयुक्त पूंजी अधिनियम आया था उसकी स्थापना इस बैंक की होती है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया जाता है और अब ये सरकारी स्वामित्व वाले बैंक कहे जाएंगे, जिसे बाद में चलकर अलग अलग नामों से भी जाना जाएगा। ये हम बाद की व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन अभी 19 जुलाई को कितने बैंकों का किया गया? 14 बैंक का किया गया। इस तरीके से सरकार के पास 14 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। लेकिन यह क्रम यहीं नहीं रुकता। दूसरा राष्ट्रीयकरण आपको देखने को मिलेगा 15 अप्रैल 1980। 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, जिसकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा है। और ये बैंक हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, क्षमा चाहता हूं, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से 14 + 6 = 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हो चुके हैं। इस तरीके से 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो चुकी है। लेकिन 1993 तक आते आते तक एक बैंक का मर्जर दूसरे बैंक में कर दिया जाता है। द न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज विथ पंजाब नेशनल बैंक। इस तरीके से जो 20 बैंक हुआ करते थे अब वो घटकर 19 हो गए, क्योंकि एक बैंक का मर्ज हो गया। लेकिन इस क्रम में एक बैंक की और जुड़ जाने की वजह से वापस संख्या 20 हो जाती है। तो 19 बैंक हो जाते हैं और 19 बैंक में एक बैंक और जुड़ जाता है और उस बैंक का नाम है IDBI। इस तरीके से भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या फिर से 20 हो जाती है। इस क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 2019 का समय देखने को मिलता है। 30 अगस्त 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक घोषणा करती हैं और वो ये कहती हैं कि पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कम की जाएगी या उनका विलय किया जाएगा
और इनकी व्यवस्था के अनुसार या इनके अनाउंसमेंट के अनुसार 6 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 4 के साथ विलय की घोषणा ये कर देती है। इस तरीके से अब बैंकों की संख्या घटकर 20 से 12 ही रह जाएगी। और ये 12 बैंक कौन से हैं? ये 12 बैंक हैं पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 में स्थापित हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दूसरा हम देखेंगे बचा हुआ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 1906 और इसका हेडक्वार्टर मुंबई। केनरा बैंक 1906 में स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इंडियन बैंक जो 1907 में स्थापित किया गया था, जिसकी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगी चेन्नई। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 और इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 जिसकी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में स्थापित इस बैंक का हेडक्वार्टर आपको महाराष्ट्र में मुंबई में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं अन्य बैंक 1935 में स्थापित बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका हेडक्वार्टर पुणे के महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पुणे में है। इंडियन ओवरसीज बैंक इस क्रम का अगला बैंक है। 1937 में स्थापित इस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। जम्मू एंड कश्मीर 1938 जो कि श्रीनगर में स्थापित है। यूको बैंक 1943 में स्थापित और ये बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में मिलेगा। इस तरीके से ये 12 राष्ट्रीयकृत बैंक अब वर्तमान में हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की 19 जुलाई क्यों खास है और बैंकों का विकास या क्रम कैसे होता है और ये बैंक किस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। जी हां, इसके बारे में मैंने आपसे बात नहीं की, लेकिन एक भारतीय वित्त बाजार है और भारतीय वित्त बाजार के 2 भाग होते हैं। हालांकि ये व्यवस्था मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता रहा हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस व्यवस्था को मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा और किस तरीके से भारतीय पूंजी बाजार का सबसे बड़ा बैंक या बैंकों का पापा आरबीआई अपने अंतर्गत अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों को रखता है और किस तरीके से वो अन्य बैंक इसके अंतर्गत काम करते हैं और उन बैंकों को किस किस कैटेगरी में रखा जाता है, वो हम इस आने वाले वीडियो में समझेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने लोगों के साथ शेयर करें और इस व्यवस्था को जानें समझें। ये वीडियो मैंने बैंक, पीएससी, यूपीएससी से संबंधित लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आप यदि आम नागरिक हैं तो भी इसे जानें ताकि बैंकिंग व्यवस्था को आप आसानी से समझ सकते हैं।